वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बुलाई है तो फतेह का मतलब होता है कि जब भी हम कहीं जाते हैं, किसी मिशन पे जाते हैं, तो एक आवाज लगा के एक वाहेगुरु से अरदास करके और उनसे आज्ञा लेके हम एक फतेह बुला के किसी मंजिल की तरफ जाते हैं। तो हम यहाँ पर आए, बॉम्बे में आए, तो पहले गुरु दरबार में हम आए, हाजिरी लगाई और हमारा आज का दिन, जो आज का मिशन है वो हमारा पूरा हो। इसी के साथ में वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी का फतेह, ये इसके साथ आगे सुनते हैं। जो एक संघर्ष चला हुआ है किसानी आंदोलन का, तो एक लंबी लड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई, ये करीब 30-35 साल से ये आंदोलन है। इस आजाद मैदान में 2 बार बड़ी पंचायत थे, जो बड़े टिकट साहब थे, उनके टाइम पे नहीं बोल, जब WTO के अगेंस्ट में थी वो, और यहाँ पर उस टाइम पे करीब लाखों लोग यहाँ पे आए 2000 में। फिर 2006 में बड़ी पंचायत थी, उस टाइम पे लिखित में करीब 57,000 लोगों ने गिरफ्तारी दी यहाँ पे इसी मैदान में, और यहाँ के प्रशासन ने उसको जेल बनाया पूरे आजाद मैदान में, यहाँ पे रही। तो बॉम्बे से बड़ी ऐतिहासिक यादें जुड़ी हुई है इस आंदोलन में, और ये WTO का असर है, जो भारत सरकार आज बड़ी बड़ी कंपनी जाके आज गेट समझौता, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सारे जो प्रोग्राम सरकारें चलाती रहती है, उसी के ये 3 कानून थे जो भारत सरकार ने वापस लेने की बातचीत की। हम अगर आज से 50 और 60 साल पहले जाएं, जो हमारे लोग हैं वे जानते होंगे, बुजुर्ग और से सुना जरूर होगा कि अनाज पे अधिकार जमींदार का होता था। तो उस टाइम के जमींदार जो थे वे आज के बड़े व्यापारी, बड़ी कंपनियां। तो दुनिया में एक रिसर्च हुई, 2 चीज पर रिसर्च हुई। एक हुई जो सबसे महंगी धातु दुनिया में है वो सोना है, प्लेटिनियम है। प्लेटिनियम को कोई जानता नहीं, लेकिन सोना एक आम चलन की धातु है। तो उस पर कहा कि सोने पर अगर व्यापार करें, तो उस पर रिसर्च हुई कि महिलाएं सोने का इस्तेमाल 1 साल में 17 बार करती हैं। उन्होंने कहा कि भूख पे व्यापार 1 साल में 700 बार भूख लगती है आदमी को। तो उन्होंने कहा कि व्यापार सोने पे नहीं, व्यापार भूख का करो दुनिया में। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया कि भूख पे व्यापार, रोटियों को तिजोरी में बंद करो, अनाज को गोदामों में बंद करो, और जब आदमी को भूख लगेगी उसके आधार पर रोटियों की कीमतें थे। तो अगर व्यापार करना होता तो भाई गुरुद्वारे व्यापार, अगर रोटी में व्यापार करते थे तो पूरी दुनिया को ऊपर खरीद लेते। गुरुद्वारों से ये सीख मिली कि रोटी बाजार की चीज नहीं है, रोटी जरूरत की चीज है, इस पे व्यापार नहीं होगा। तो इसलिए ये जो जुड़ा हुआ है, जो सिस्टम जुड़ा हुआ है गुरुद्वारों से, जो सिस्टम इसका जुड़ा हुआ है, और आज भी गुरुद्वारों का बड़ा महत्व इस आंदोलन में रहा, इस सिखिज्म का बड़ा महत्व इस आंदोलन में रहा। और इनको ये लगता है कि ये आंदोलन पूर्ण रूप से इसलिए हम चला रहे हैं ना, ये किसानी का आंदोलन था, ये गुरुद्वारों का आंदोलन था, रोटी तिजोरी में बंधना हो ये उसका आंदोलन था। इसलिए गुरुद्वारों का सबसे बड़ा महत्व इस आंदोलन में रहा। जो हमारे बाबा हैं उनका बड़ा महत्व इस आंदोलन में रहा। और जो किसानी संबंध है, जो किसान का संबंध है, जो रोटी से संबंध है, जो हल से संबंध है, जो बाबा गुरु नानक देव जी जिन्होंने हल चलाया, उन्होंने कहा कि कर्म कर, ऐसे नहीं बैठ के खाना, कर्म कर, हल चला, खेत में अनाज उपजा, उतार कर, तो दोनों चीजें सिखाई। तो यह आंदोलन आज भी उसी परंपरा पे चला हुआ है। भारत सरकार को 1 साल तो लगा बनाने में, ये आंदोलन ना पंजाब का। टिकैत साहब हमेशा कहते थे कि जब पंजाब इकट्ठा हो जाएगा, जब पंजाब चलेगा तो हरियाणा उसके साथ चल जाएगा, और जब हरियाणा इकट्ठा होगा
तो दिल्ली के चारों तरफ का जो 400 किलोमीटर का क्षेत्र है वो इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन उनके टाइम पे ये चीजें नहीं हो पाई। वे हमेशा कोशिश करते रहे, लेकिन ये समय आया तो इकट्ठा हुआ। लेकिन कई सौ साल बाद में इकट्ठा हुआ और एक जगह आया। इस आंदोलन के माध्यम से ही आया। और किसी ने ये नहीं कहा कि जब पंजाब का ट्रैक्टर चला उसके बीच में हरियाणा का ट्रैक्टर आ गया, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं पंजाब के साथ में रहूंगा। जिसका जहां ट्रैक्टर रुक गया, जिसका जहां लंगर भंडारा लग गया, वो एकजुटता मिली। क्योंकि मेरी लाभ हरियाणा, पंजाब और गुरुओं का संबंध आपस में रहा है। खाप पंचायतों का बड़ा सहयोग, गुरु और खाप पंचायतें एक ही थी, उनका आपस में बड़ा तालमेल था। वो इसलिए थोड़ा सा संबंध अलग हुआ कि पंजाब अलग हो गया, हरियाणा अलग हो गया, हिमाचल अलग हो गया, उसका बंटवारा हो गया, भाषा का वो हो गया। देश में अंग्रेजी हुकूमत आ गई तो 100 साल का खाप पंचायतों पर बैन रहा। 1857 के बाद में खाप पंचायत पे बैन रहा। और जब पहली खाप पंचायत हुई, जब देश आजाद हुआ, 1950 में पहली खाप पंचायत सोरम के अंदर मुजफ्फरनगर में थी। खाप पंचायत का और गुरुओं का क्या संबंध था? जब गुरु गोविंद सिंह यहां से गए, पंजाब से हरियाणा को होते नांदेड़ गए, लास्ट उसमें तो एक सोनीपत में गांव है नाहरी, वे उस गांव में गए। उस गांव के लोगों को कहा कि भाई हम यहां से अब जा रहे हैं, लेकिन हम किसी को यहां पे भेजेंगे। उसकी बात सुनना। वो वहां से चले गए, नांदेड़ गए, बाबा बंदा सिंह बहादुर को तैयार किया। वो एक संत थे, उन्होंने कहा जाओ लड़ाई लड़ो। उसने कहा जी मैं तो अकेला में तो आ जाऊंगा, कहाँ सोनीपत जाना, नाहरी गांव है, आगे का रास्ता वे बताएंगे। सब उनको सब बता दिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर 3 महीने नाहरी गांव, सोनीपत, जींद, हिसार, मुजफ्फरनगर, सिरसा इन क्षेत्र में रहे। खाप पंचायत की गढ़ थे। खाप पंचायतों के पास में पहले फौज होती थी अपनी, उनके साथ में 4800 लोग खाप पंचायत के जो पहलवान थे, जो मर्द थे, वे उनके साथ में दिए। वहां से वे तैयारी करके चले। पंजाब के लोग साथ में जुड़े और सरहद को फतेह किया। तो खाप पंचायतों का और गुरु का बड़ा आपस में तालमेल है। के बीच में 100 साल का गैप रहा, 150 साल का गैप रहा, 170 साल का गैप रहा। उसके बाद में ये फिर एकजुट हो गए और ये आने वाले समय में ये इस तरह का एकजुटता हुई कि अब ये टूटने वाले हैं। इसको हम सहयोग कर रखेंगे, जोड़ कर रखेंगे और इस परंपरा को, गुरु परंपरा को हम आगे लेके चलेंगे। जीत इसकी साझे की होगी, जीत उस गुरु परंपरा की होगी। जीत जो बाह्य गुरु ने जो आशीर्वाद प्रदान कराए संगत को, जीत उसकी होगी। और सरकार को एक दिन आना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार ने जो किया, 72वां गणतंत्र दिवस था। आप इसका गणित का सवाल आप लगाना चाहिए। 72वां गणतंत्र दिवस था, उसका अंक 9 बैठता है और 9 का अंक गुरु का है, तो छेड़खानी गुरु के अंक के साथ हुई थी। उन्होंने जब गुरु पर्व था तो सरकार को ज्ञान मिला, उन्हें फिर कहा कि गुरु की शरण में सरकार को जाना पड़ेगा। उन्हें गुरु पर्व पे ही घोषणा करी कि 3 कानून वापसी दे दे, वो भी गुरु पर्व था। तो मानना तो पड़ेगा, गुरु परंपरा को सरकार मान लेगी, लेकिन थोड़ा सा होने संघर्ष और लंबा चलेगा। आप धैर्य रखें, शांति बनाए रखें। एमएसपी का एक बड़ा सवाल देश में अभी है। अभी 10 दिन ये अगस्त में प्रचार करवाएंगे, हमको उसको झेलना। ये कहेंगे कि सरकार ने कानून वापसी दे दी, आप घर को ले जा रहे, एक ही क्वेश्चन है। उसको बहुत धैर्य से, बहुत समर्पण भाव से, बहुत शांति से हमको उसको सबको जवाब देना।
तीन कानून और कोरोना एक ही टाइम की उत्पत्ति हुई। देश में कोरोना एक बीमारी थी जो कुछ टाइम के लिए आई, ऐसे ही कानून थे कुछ टाइम के लिए आए, तो सब सरकारें कोरोना को हटाने पे भी लगी, किसान इन कानून हटाने पे लगे। लेकिन ना देश से बीमारियां खत्म हुई, जो पुरानी बीमारी थी भी आज की है, और जो किसानी की जो बीमारी है वो भी आज है। तो तीन कानून हटे, वो एक जबरदस्ती की बीमारी थी वो हट गई, लेकिन जो हमारे मसले हैं वो आज भी यही है। अब ये कई चीज जाना चाहते हैं, सीड भी नहीं, बीज कानून वो एक जाना चाहते हैं, जिससे बीज पे अधिकार कंपनी का। एक दूध की पॉलिसी जा रही है, डेयरी पॉलिसी, उस पर अधिकार बाहर की कंपनी का होगा। बिजली अमेंडमेंट भी वो एक जाना चाहते हैं, पॉल्यूशन। तो बहुत से सवाल अभी सरकारों से हमारे हैं। हमने सरकार को कहा कि हम बातचीत करना चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से टेबल पर बैठो, बातचीत करो, कुछ हम आपकी समझे, कुछ आप हमारी समझे, लेकिन रोटी तिजोरी में नहीं जाएगी। अनाज पे बड़े उद्योगपतियों का कब्जा किया। रोटी बाजार की वस्तु नहीं है, रोटी जरूरत की चीज है। ये हमारा एक बड़ा सवाल है। तो ये आंदोलन अभी चलेगा। इस आंदोलन का कोई नेता नहीं है, इस आंदोलन की जनता नेता है। हमने कहा कि इस आंदोलन का अगर श्रेय जाएगा तो उन शहीद परिवारों को जाएगा जो लौट के कभी वापसी नहीं आएंगे। इस आंदोलन में अगर कमजोरी होगी, अगर कोई गड़बड़ होगी तो उन 40 नेताओं को होगी। अगर इस आंदोलन को नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी उन 40 नेताओं की होगी। जनता पूरा सहयोग देगी, उनकी कोई गलती नहीं। पूरा देश, पूरी दुनिया इस आंदोलन की तरफ देखेंगे कि क्या पॉलिसी भारत मांगती है। एक बड़ा आंदोलन है, 1 साल से ज्यादा आंदोलन हो गया। यह आंदोलन आगे भी चलेगा, शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। बहुत एलिगेशन इस आंदोलन पर लगे, उसके हमारे 40 जत्थेबंदी के जो लोग हैं वो अपनी भाषा में, अपनी समझदारी से उसको समझाते रहते हैं। देश में स्थिति ठीक नहीं है, इस टाइम पे सबको एकजुट रहना है। किसान है, मजदूर है, भूमिहीन किसान है, आदिवासी लोग हैं, वो सब साथ में। आज भी बॉम्बे में आए कि यहाँ के आज के इशू है, जो हमारे नौजवान है उसके इशू है, जो मजदूर है उसके इशू है, किसान है, आदिवासियों के इशू है। यहाँ की सरकार से भी बातचीत करेंगे, यहाँ के मसले होंगे, और भारत सरकार से भी बातचीत। और हमने कहा है कि हम बात करने के तैयार हैं। जब भी सरकार बात करेगी तो पूर्ण रूप से बात करेंगे, हम जाएंगे कहीं नहीं। हमने कहा कि आंदोलन की जीत होगी तो श्रेय उन शहीद परिवारों को जाएगा। आंदोलन में गड़बड़ होगी तो उसके नुकसान की जिम्मेदारी 40 जत्थेबंदी के लोग हैं। तो वे एकजुट हैं, पूरा संघर्ष कर रहे हैं, और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम इस आंदोलन को चला रहे हैं। आप सब लोगों का उसमें बड़ा सहयोग है, हमारी माताओं का, बहनों का, बच्चों का, जो ट्यूटर्स को हैंडल करते हैं, नौजवान साथियों का, उन बच्चों का। हमने कहा कि ट्रैक्टर में हम मजबूत हैं, ट्रैक्टर चलाने में, लेकिन ट्यूटर चलाने में हम कमजोर हैं। तो जो बच्चे थे उन्होंने कहा कि नहीं, ट्यूटर हम चलाएंगे, तो बड़ा सहयोग उनका मिला। और चाहते हैं कि इसी तरह से गुरुओं के आशीर्वाद में ये आंदोलन फलता फूलता रहे, रोटी पे कब्जा ना होने दे, जो गुरु परंपराएं हैं उसको हम आगे बढ़ाएं। इसी के साथ में सबको धन्यवाद जो आप लोग यहाँ पाए, हमको बुलवाया, गुरु घर में माथा टेक। इसी के साथ में वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु। धन्यवाद, जय हिंद, जय गुरु।